हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। इससे पहले की वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग इन 1D 2D और 3D के बारे में और लास्ट में हमने उसमें टॉपिक पढ़ा था वॉइड्स के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग के बारे में, पैकिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उससे पहले शुरुआत करने से पहले हमारा जो आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, मैं आपको जनरल आइडिया देना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक आप और आपका फ्रेंड एक गेम खेल रहे हैं जिसको दोनों को सिमिलर साइज के बॉक्सेस दे रखे हैं। उसमें आपको कहा है कि मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा बॉल रखेगा वो फिट करके वो जीत जाएगा। तो जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो स्पेस रह गई थी। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि कितना इफ़िशिएंट आपका वो बॉक्स था, तो वहाँ पे वो जैसे एक एक करके बॉल्स काउंट कर रहे हैं, वही चीज़ को हम जानने के लिए कि कितना परसेंटेज आपके बॉक्स ने वो उन बॉल्स को ऑक्यूपाई किया है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी होता है क्या है कि वो जो खाली स्पेस थी, टोटल वैकेंट स्पेस में आपने मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स रखे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे जो हम एटम्स को रिलेट कर रहे हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक जैसे बॉक्स वाला मैंने गेम का एग्जाम्पल दिया। तो आप ये देखो, अगर आपको निकालना है आपकी मैक्सिमम कितनी बॉल्स हैं, अगर जो गेम कंडक्ट करा रहा है तो क्या करना चाहिए उसे कि पहले तो आपका जो बॉक्स का वॉल्यूम साइज है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उसका कितना वॉल्यूम है, कितनी चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरा कि वॉल्यूम ऑफ द बाय द एटम्स। तो ये इसको थोड़ा आगे ओपन करता हूँ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम्स में आता है नंबर ऑफ एटम, कितनी वो बॉल्स थी उस स्फीयर के अंदर, इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब जो आप देख सकते हैं वो जो एटम्स हैं, बॉल्स हैं, उनकी साइज क्या है? स्फीयर की तरह है। तो एक की हमें स्फीयर का पता चल जाए और ये पता चले टोटल उसके अंदर कितनी थी अपॉन टोटल उस बॉक्स का कितना वॉल्यूम था, हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एफिशिएंट हमारी एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग एफिशिएंसी उस बॉक्स की हमें पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो मैंने बताया जैसे कि नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो अब हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। याद होगा आपको, मैंने एक केस बताया था उसमें नॉन प्रिमिटिव वाला। तो नॉन प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने ये बोला था वहाँ पे उसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1। सही है। अब उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आपने 10th की मैथ्स में भी पढ़े होंगे, जैसे जो बायो बैकग्राउंड के उनके लिए भी इतना कोई सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है 4/3 πr³। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ को पुट कर दिया। उसके बाद है टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब जो हमारे यूनिट सेल है किस शेप में है? वो क्यूब की शेप में। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A³। तो अब हम आते हैं इस फिगर के पास चलते हैं। अब ये देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्या खास बात थी कि वो उसमें जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया। अब मैं इसके एटम्स को कॉर्नर पर प्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, ये किसकी ये चीज़ हो गई। तो मैं कुछ ऐसे करके इसको यहाँ पे सही है। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये दो आपके पॉइंट्स थे, मतलब ये इतना, इसमें तो इतना ही पोर्शन आएगा ये वाला। ठीक है, ये जो आसपास के सेल से मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे दो एटम्स, ये जो एटम्स है ये आपस में टच है, मतलब जो भी आपकी क्यूब की लाइनें, चाहे आप ये नीचे वाली देख लो, तो यहाँ पे कितने एटम्स आएंगे? एक और एक, ये सही है। तो ये तो मैंने छोटा में पूरा, मतलब ऐसे करके पूरा ये ऐसे ऑक्यूपाई होगा और ऐसे ही ये वाला। तो ये क्या होगा? तो ये आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला बाहर का, तो जो अदर यूनिट सेल्स के अटैच हैं वो आ जाएंगे, और अंदर वाला जो इस यूनिट सेल का पार्ट है। तो इससे आप क्या बताना चाह रहे हो सर? तो देखो, हमने क्या रहा, इन चीज़ों को बाहर निकाल दिया कि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि दो तरह के हमारे पास यूनिट सेल थे, दो तरह के हमारे जो एटम्स थे वो कॉर्नर में प्रेजेंट थे।
ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं, ये जो मेरे एटम्स प्रेजेंट हैं कहाँ पे, कॉर्नर्स में, और कॉर्नर पे ही क्यों प्रेजेंट है, हम औरों को क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की मेन प्रॉपर्टी ये थी कि जो उसके एटम्स हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने कॉर्नर्स वाले दोनों एटम्स को निकाल लिया है। अब देखो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये देखो ये स्फेयर है, स्फेयर में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, ये इसका रेडियस होता है, ठीक है, ऐसे करके रेडियस हो गया। और ये जो कोई भी क्यूब है, आप देखो जो यूनिट सेल है, क्यूब है हमारा, वो क्यूब की क्या प्रॉपर्टी की, जो उसकी ए क्यूब कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी सारी एजेस हैं वो इक्वल है, ठीक है। जब हमने 7 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़े थे वहाँ पे ही पढ़ा था A=B=C, तो यहाँ पे जो भी इसकी एजेस होंगी वो सब क्या हैं, इक्वल होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये मान लो ये इसकी एक एज है, ओके, ये एक एज है और ये इसके दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स हैं जो कॉर्नर में प्रेजेंट है, ये इसकी एज है। तो जो एज है हमारी वो क्या है, ए है, एज क्या है हमारी, ए है। और जो दो मेरे एटम्स हैं उनका क्या रेडियस कितना है, आर है। तो ऐसे करके अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, मतलब हमें तो ये तो बाहर से, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला जो पोर्शन है हमारे सर्कल का, एटम का, तो ये तो हमारे इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर का है। ये वाला जो बाहर का रेडियस था इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें तो इस क्यूब की बात कर रहे हैं ना, सिंपल क्यूब की, इसके अराउंड तो कोई दूसरा यूनिट सेल अटैच होगा। तो ये एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। तो ये पूरा टोटल जो हमारा ए है, तो वो ए किससे इक्वल हो गया, 2r से इक्वल हो गया। जो हमारा पूरा टोटल ए है वो किस चीज़ से इक्वल हो गया, 2r से इक्वल हो गया। समझ है। तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे जो दो एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट थे उनका जो रेडियस है, क्योंकि रेडियस, ये वाला रेडियस, दोनों के रेडियस को जोड़ने से हमें एज ऑफ द क्यूब से वो इक्वल हो गया, A=2r हो गया। आगे अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस, वहाँ पे ये वही सेम चीज़ है। अब क्वेश्चन ये उठा कि आपने फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट कैंसिल कर देते, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हो। ये चीज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही टर्म्स में चीज़ आ जाए। अगर मैं ए को आर के रिस्पेक्ट में लिख दूं तो आर कैंसिल होके एक हमारे एक नेचुरल नंबर की टर्म में कोई परसेंटेज टर्म निकल के आ जाएगी। तो हम इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कितना है, 2r है। क्यों आया, कहाँ से आया, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, 4/3 πr³। एक ए के बदले मुझे क्या मानना है, 2r का क्यूब, 2r 2r और 2r। तो मतलब आप इसको ये कह सकते हैं r³ और 2 2 ज़ा 4, एक 2 कट गया, फिर एक 2 कट गया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, πr³ एंड 3r³। और यहाँ पे हाँ, इसको ऐसे कर दीजिए, देखो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, r³ और 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं πr³/3 × 2 और क्या, r³। तो r³ से r³ भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, π/6। तो जो CSN नेट वगैरह होते हैं वहाँ पे तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये ऐसे ऑप्शन देते हैं π/6, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी। पर अगर हम आगे की इसकी बात करें, बोर्ड्स में तो ये क्या होता है, इसको अगर आप ओपन करोगे कितना होगा, 3.14 = 6। तो ये मान सकते हो 3/6 मतलब 1/2 = 0.5। तो कुल मिला के वही आता है 5.2 अराउंड। तो 0.52, और ये किस में, इंटू 100 था, तो कितना हो गया, 52%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग होती है, मैक्सिमम बॉल जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 52%। अब कभी कभी कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन आता है, बहुत ट्रिकी बनाते हैं, वैसे ऐसे सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वॉइड की स्पेस कितनी होती है, और वहाँ पे एक ऑप्शन 52% भी दिया होगा। तो हमारे दिमाग में आता है अरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो 52% होगा। पर एक चीज़ हम वहाँ पे भूल गए, वहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, वॉइड्स की स्पेस पूछ रहा है। ये वो चीज़ बता रहा है 52% कितना आपकी बॉल्स उस मैक्सिमम उन्होंने जगह घेरी, किसमें, उस बॉक्स के अंदर। पर हमें वॉइड्स पूछ रहा है। वॉइड्स मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था क्या होते हैं, वॉइड्स आर दी एम्प्टी स्पेस, वो खाली जगह जो रह गई जब आपका बॉक्स में आपने मैक्सिमम बॉल फिट कर दी थी, वो खाली जगह जो रह गई। अब हम कैसे निकालेंगे, टोटल हम किस पे रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, 100, तभी तो हमने परसेंटेज लिया। तो जो 100 है, इस 100 में से अगर मैं जितनी बॉल ने जगह घेरी है, ऑक्यूपाई करी है, उसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 48% आ जाएगा।
तो उस MCQ वाले क्वेश्चन में 48% भी होगा, 52% भी होगा, पर जनरली हम जल्दीबाजी में या थोड़े मतलब सही से नहीं पढ़ने की वजह से हम गलत आंसर चूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 52% होती है, और वॉइड्स की स्पेस की बात करूँ तो 48% होती है। नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की बात करूँ वो यहाँ पे भी सेम होने वाली है, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब की यूनिट सेल की बात करूँ वो होती है A³ × 100। सही है। अब हम अगली चीज़ ये पढ़ने वाले हैं कि अभी भी देखो सेम वही आ गया कि यहाँ पे A³ आ रही है, R³ आ रही है, हमें एक कॉमन टर्म लानी है कि ताकि हम चीज़ को कैंसिल करके अपने एक नेचुरल नंबर पे आंसर ला सकें। तो FCC में मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेसेस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने ये क्यूब का एक फिगर लिया, तो देखो मैंने ये साइड ले ली, कोई भी फेस ले लिया, ये एक फेस है। जैसे FCC को मैंने किससे को दिया था, डाइस का। तो डाइस में मैक्सिमम कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो इसी में से मैंने कोई भी एक फेस ले सकते हैं आप। मैंने ये वाला फेस लिया है जैसे, तो अब देखो उसमें एटम 2 जगह प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर्स में और एक फेसेस में। अगर मैं कॉर्नर्स में इस चीज़ को मैं कॉर्नर्स में निकालूं, ये एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल तो 90 का है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अभी मैं बताऊँगा ये सब चीज़ें कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये ट्राइंगल में कैसे करा। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये वाली चीज़ हो गई BC स्क्वायर, और बेस क्या हो गया, AB का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, AC का स्क्वायर। तो अगर बात करूँ परपेंडिकुलर, चाहे बेस, ये सब क्या है, जो एजेस हैं किसकी, क्यूब की, और वो कितनी क्या होती है, A होती है। क्यूब की सारी एजेस तो इक्वल होती हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा A स्क्वायर, तो कितना आ गया 2A स्क्वायर। तो AC में अगर मैं बात करूँ तो AC में अगर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, AC इक्वल टू 2A बच गया। इतनी बात समझ आ गई, AC इक्वल टू 2A बच गया, सॉरी √2A बच गया। अब मैं बात करता हूँ AC की। अभी जो AC आप देख रहे हैं, ये वाली हाइपोटेन्यूज जिसको अभी हम निकाली हमने, तो AC में अगर आप देखो ये बीच में 2 सर्कल्स लिए मैंने, मतलब ये कॉर्नर्स है। तो कॉर्नर्स में अगर मैं बात करूँ तो ये इसका रेडियस हो जाएगा हाफ, ये इसका रेडियस हो जाएगा। पर ये जो बीच वाला सर्कल है जो इन दोनों एटम्स को जोड़ के रखा है, कहाँ पे, ये देख रहे हो, ये एक फेस है। ये फेस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें क्या FCC की बात कर रहे हैं, हम उसी के रिस्पेक्ट में हम चीज़ निकालना चाह रहे हैं AC कि। अब ये देखो यहाँ पे हमने यही AC को क्यों ले रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा था कि हम AC ही क्यों निकालना चाह रहे हैं। AC हम इसलिए निकालना चाह रहे हैं कि एक AC ऐसी चीज़ है जिस पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, एटम्स भी आ रहे हैं और फेस भी इंक्लूड हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ एटम्स आ रहे हैं, क्योंकि फेस से जा रहा है ना, ये फेस के आप ऐसे डायगोनली आप देख रहे हैं। तो अब मैं बात करूँ AC में, तो AC किससे मिलके बना है, तो एक तो ये वाला रेडियस हो जाएगा, दैट इज R। ये जो बीच में एक तो पूरा सर्किल है, तो R + R कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2R हो जाएगा। और एक ये वाला जो यहाँ पे बन रहा है इस कॉर्नर पे जो हाफ सेमी सर्कल, तो इसका रेडियस तो टोटल कितना R हो गया, 4R हो गया। तो ये किससे इक्वल है, AC से इक्वल है। तो ये देखो, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपने AC को √2A निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, दूसरी वाली में आपने निकाला AC इक्वल टू 4R। तो अब जब इन दोनों को आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 4R इक्वल टू √2A। तो हम किसके रिलेशन निकालना चाह रहे थे, A का रिलेशन निकालना चाह रहे थे, 4R इक्वल टू √2A। तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारी एज लेंथ है वो अगर इसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में अगर बात करें रेडियस ऑफ एटम के, तो वो कितनी आती है, 4R/√2। इससे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि एज लेंथ दे देंगे और रेडियस पूछ लेंगे, और वहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करते हैं क्वेश्चन में कि ये FCC यूनिट सेल है, BCC है, SCC है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे। तो 4 तो हमारा ऐसे ही रहा, 4/3 पाई आर क्यूब भी ऐसे ही रहा। अब बात कर रहा था मैं A की, अब मैं A के बदले मैंने ये सारी चीज़ें रख दी, 4R × 4R 4R × मैं 3 टाइम्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ब्रैकेट बाहर क्यूब लिखा हुआ है, और फिर क्या है √2 आ जाएगा, √2 × √2 × √2 × √2। अब देखो ये तो आपको पता ही है, √2 × √2 कितना होता है, √2 × √2 होता है 2। तो अब मैं ये सारी चीज़ आ गई यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ पूरा, 4/3 का पाई आर क्यूब, यहाँ पे अगर ये आ गई तो ये कितना बचेगा,
4R 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 और यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 2√2। अब देखो ये आर क्यूब बनेगा, ये आर एक कर गया है, फिर आर आर आर, ये पूरा आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, 4 भी यहाँ से एक 4 भी कैंसिल हो गया, फिर ये वाला 4 भी इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास पाई 2√2 अपॉन 4 3 12। अब 2 की अगर मैं बात करूँ 1 और यहाँ कितना गया 6.7 समथिंग आएगा। तो आप इसको पूरा अगर एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे 0.74 आएगा, पर परसेंटेज की बात कर रहा है तो 74% आएगा। तो ये सबसे हाईएस्ट पैकिंग होती है। देखो जब मैं आपको जब मैं आपको क्लोज पैकिंग पढ़ा रहा था एससीपी में 3D में, जब हम बात कर रहे थे एससीपी और सीसीपी में, हमने वहाँ पे क्या देखा कि मैं बार बार ये बोल रहा था कि ये जो 3D होती है ये मोस्ट इफ़िशिएंट होती है। तो आज हमें उसका रीज़न भी पता चल गया कि मोस्ट इफ़िशिएंट क्यों होती है। मोस्ट इफ़िशिएंट इसलिए होती है क्योंकि जो इसका जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी आती है वो सबसे ज़्यादा इसमें आती है, दैट इज़ 74%। इसके अलावा और कोई भी यूनिट सेल में 74% से ज़्यादा नहीं आती। इसीलिए जो 3D में हमने पढ़े थे एससीपी सीसीपी, उनकी मोस्ट इफ़िशिएंट यूनिट सेल माने जाते हैं। अब ये तो था कि इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी थी। फिर दूसरा तरह का क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि वॉइड्स की परसेंटेज बताओ एफसीसी यूनिट सेल में। तो एफसीसी यूनिट सेल में अगर मैं वॉइड्स की परसेंटेज की बात करूंगा तो टोटल कितना होता है, टोटल हमारे पास है 100 में अगर 74% माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा कि जो हमारे बीसीसी में नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे होते हैं 2। ये हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ़ एटम्स बीसीसी में कितने होते हैं 2 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूँ, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। फिर हमें ए और आर का रिलेशन निकालना पड़ेगा बीसीसी के रिस्पेक्ट में। अब बीसीसी अगर मैं बोल रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि जो मेरे बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स में तो होते ही होते हैं, उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं देखो ये, अब मुझे ऐसा इस जो ये क्यूब लेना है उसमें मुझे दोनों तरफ के एटम्स को लेके चलना है, एक तो बॉडी के सेंटर्ड के और एक कॉर्नर्स के। अब मैंने ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है और ये सेंटर है, तो मैं ये वाला कुछ ऐसा कुछ ये फिगर लेके चल रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आप ये देखो कुल मिला के आपको ये वाली चीज़ पता अगर चल जाए, ये वाली जो मैं लाइन ड्रॉ करी है इसको आप कुछ नाम दे दो ए सी। अगर मुझे ए सी पता चल जाए, किसी भी तरह से मुझे अगर ए सी पता चल जाए तो वही मेरा क्या है बीसीसी की आर और ए के बीच में रिलेशन निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है ए सी जिसमें दोनों चीज़ कवर हो रही हैं, एटम्स कॉर्नर्स में भी कवर हो रहे हैं और सेंटर में भी कवर हो रहे हैं। पर अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे? अब देखो मैंने एक ऐसे ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब ये देखो ये ए सी है, इसको मैं डी मान ले रहा हूँ, ए सी था, इसको आप बी मान लीजिए, बी हो गया। अब देखो बी में भी अगर मैं देखूँ ये वाली चीज़ तो मुझे पता है कि ये ए होता है, पर अब मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं भैया नीचे वाले जो ट्राइंगल सा बन रहा था मैं उसके पास गया, मैंने कहा थोड़ी इससे हेल्प मांगी। तो अब ये देखो इसके पास तो क्या ये वाली चीज़ भी एज ए है और ये वाली चीज़ जो है एज होगी ये भी ए होगी, और ये क्या बन रहा है एक ट्राइंगल जैसा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो फिर मैंने यहाँ पे एक क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो अब जब पाइथागोरस आप थ्योरम लगाई आपने तो आप इस ट्राइंगल को नाम लेते हैं कुछ, बी तो यही था, सी दे दिया हमने, इसको आप डी कह दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी उनमें हमें क्या मिला, हाइपोटेन्यूज, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हमने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी जो हमें निकालनी है वो क्या है हमारी बी सी का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारी ए हो गई, और फिर ये भी ए हो गई, दोनों ए हैं तो कितना हो गया 2a स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर हो गया। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, √2a आ गया, जो हम पहले भी कहीं निकाल चुके थे। सही है। पर अब यहाँ पे ये देखो आपके पास ये वाली चीज़ भी आ गई, अब √2a, ये वाली चीज़ आपको पता है a, तो अब आप ये वाली साइड इजीली आप निकाल पाएंगे। सही है। तो आप अब इस ट्राइंगल का निकाल लीजिए और आपके रिलेशन निकल गया जो हम निकालना चाह रहे थे। तो अब मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल बी सी ए, ठीक हो गया। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है,
तो हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर प्लस का बेस स्क्वायर, यही वही राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो आप इसमें आप देखो कि आपको एक चीज़ तो पता है, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, अब ये तो आपको सब पता चल ही गया, ठीक है। तो मैं कम स्टेप में इजी वे में आपको समझ आ जाए। तो ये AC स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया, अब मैं AB की अगर बात करूँ, कुछ भी ले, AB स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, तो जिसमें से आपको AB भी पता है कितना है, A स्क्वायर है। क्यों है A, क्योंकि H जो होती है क्यूब की वो तो सेम होती है, तो यहाँ पे A हो गई। अगर मैं BC की बात करूँ तो अभी हमने पहले ऊपर से निकाल लिए, तो √2A हो गई। तो ये क्या बना, A स्क्वायर, √2 को √2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो आप इसको पूरा ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर। और हम क्या निकालना चाह रहे थे, AC स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। AC स्क्वायर ही क्यों निकालना चाह रहे हैं, वो हम इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि AC एक ऐसी साइड है जहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कॉर्नर्स के भी इंक्लूड हो रहे हैं और बॉडी सेंटर के भी हो रहे हैं, तभी वो चाह के एक टर्म बनेगी क्या, BCC। तो अब AC की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर अगर मैं दोनों की तरफ स्क्वायरिंग करा तो क्या हो जाएगा, √3 का A। अब AC जो है वही पुराना कॉन्सेप्ट, AC किसी से मिलके बनी है। अब मैं AC को अगर बाहर निकाल लेता हूँ, थोड़ा आपको मतलब समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो ये तो आधा ही होगा, इस कॉर्नर का आइटम का पार्ट है, ये वाली चीज़ तो पूरी होगी, और ये भी यहाँ तक आधा ही होगा। तो ये तो कितना हो गया, 2R हो गया, R ये वाला और R ये वाला, और इसमें क्या हो गया R और ये वाला R। तो AC जो पूरी मिल रही है ये AC है, सॉरी यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, C हो गया और ये A हो गया। तो ये जो AC है, ये मैंने यहाँ पे जो AC बन रही है इसको यहाँ अलग से निकाल ली कि आपको क्लियर समझ आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो AC हो गया, तो AC कितनी है मेरी, R + 2R + R कितनी हो गई, 4R हो गई। तो मैं AC के बदले यहाँ पे लिख सकता हूँ 4R = √3A। तो अगर मुझे A निकालना था तो हो गई A = 4R/√3। तो ये रिलेशन जितने भी रेडियस और एज लेंथ के हैं ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसकी मैं आखिरी में एक समरी के लिए सारी चीज़ की टेबल बना दूंगा जो आपको याद करने में बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये रिलेशन से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 4R। अब मैं यहाँ पे A के बदले ये सारी चीज़ें रख देता हूँ, तो 2 × 4/3 πr³ तो सेम रहा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4R³ तो इससे पहले भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या, जब कभी भी कोई रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नेचुरल नंबर दे देता है। तो √3 को करा तो कितना आ गया, 3 हो गया, तो 3√3 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म्स तो यहाँ पे आ जाएंगी सारी, और ये वाली जो ये सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जा रही है, और जो यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 का πr³ इंटू यहाँ पे क्या है, ये पूरा ऐसे लेके चलो आपको इजी लगेगा, इंटू 4r³ इंटू r³, और ऊपर क्या है 3√3, सही है। तो √3 3 बार था, तो 3√3 हो गया, और ये 3√3 हो गया, इंटू 100 हो गया। अब देखो r³ तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक 4³ था, एक 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, एक 3 था वो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे कितना बचा, 4 का स्क्वायर बचा, और ऊपर कितना बचा, 2 बचा, और क्या बचा हमारे पास, √3 बचा, और बचा 100 बचा। अब देखो 4 2 से इससे कट जाएगा 2, तो 4 2 = 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, √3/8 × π। तो √3π/8 जो आती है वो BCC की एक टर्म आ गई। तो ये नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर इसमें मुझे एक्यूरेट परसेंटेज निकालनी है तो वो भी हम निकाल लेते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73, और ये आपको पता ही है कितनी होती है 3.14, और 8 के, और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन के बाद 68% आ जाएगा। तो जो 68% है वो BCC की क्या है, वो BCC की है परसेंटेज, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कितने मैक्सिमम एटम्स BCC यूनिट सेल में ऑक्यूपाई हुए। अगर बात करें कि BCC यूनिट सेल में वॉइड्स कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 100 माइनस का 68% = 32%। मुझे वॉइड की स्पेस पता चल गई BCC के केस में। तो ये हमने सीखा 3 टाइप्स के यूनिट सेल, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी, उनके रिलेशन बिटवीन रेडियस और एज लेंथ के बीच में, और तीसरी चीज़ वॉइड्स
की परसेंटेज कितनी होती है। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया अब हम उसके एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, समरी फॉर्म कर लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा 3 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़े, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी, वॉइड की एफिशिएंसी पढ़ी और रिलेशन बिटवीन आर एंड ए के बीच में पढ़ा। तो देखो यूनिट सेल की अगर पहले हमने पढ़े थे सिंपल क्यूबिक, उसमें मैंने पढ़ा पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है। अगर आपको ये भी याद है तो आप इसको 100 माइनस करके वॉइड की परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो इसमें 48% आ जाएगी। फिर रिलेशन बिटवीन आर एंड ए की बात करूँ तो यहाँ पे A=2R आता है। एफसीसी की बात करूँ ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, इसीलिए एफसीसी को क्या कहते हैं, मोस्ट एफिशिएंट यूनिट सेल। वॉइड्स की बात करूँ 26%, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए में 4R=√2A। ऐसी बीसीसी की बात करूँ पैकिंग एफिशिएंसी 68, वॉइड्स 32% और रिलेशन बिटवीन आर एंड ए 4R=√3A। तो अब कॉम्पिटिटिव में या स्कूल टाइम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखो एक इस तरह के कभी क्वेश्चन पूछ देगा इस टेबल से कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉइड्स का। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ, जैसे मैं उन्होंने दिया क्वेश्चन में एससीसी है, एफसीसी है, बीसीसी है और बहुत लंबा सा क्वेश्चन होगा और उसमें पूछेगा कि इसको अरेंज करिए। तो अगर आपको इसकी एफिशिएंसी अच्छी से याद होंगी तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे एफसीसी में सबसे ज़्यादा है 74%। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करना था एफसीसी, फिर बीसीसी और एससीसी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। देखो इसमें ये एक आपके एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बहुत ज़रूर फोकस करिए क्योंकि जो बोर्ड्स का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को से बहुत आते हैं उसमें से क्वेश्चन। तो मेटेलिक गोल्ड ऑन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल विद अ यूनिट सेल डायमेंशन 4 एंग्स्ट्रॉम। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, ये देखो ये सब सिर्फ इतनी लंबी लैंग्वेज, मुद्दे की बात ये देखो कि एक बात कह रहा है कि एफसीसी है, पूरे क्वेश्चन में बस मेन चीज़ देखनी होती है कि एफसीसी है। दूसरी बात कह रहा है जो यूनिट सेल डायमेंशन है वो 4 एंग्स्ट्रॉम है। अच्छा जी, और हमें निकालना क्या है, हमें कह रहा है आप उसका एटॉमिक रेडियस निकाल के दीजिए। ठीक है, तो हमारे दिमाग, अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हमारे दिमाग में आया पहले तो एफसीसी चाहिए, फिर हम एफसीसी भाई साहब के पास गए। एफसीसी में भी कह रहा है कि यूनिट सेल डायमेंशन मतलब ए हमें दे रखा है और हमें निकालना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है एटॉमिक रेडियस निकालिए। तो हमें साफ साफ हो गया कि हमें ये वाले फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया 4R=√2A। तो 4R तो हमें रेडियस तो निकालना था, √2A कितना दे रखा है मुझे, 4 एंग्स्ट्रॉम दिया है।